हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट होता क्या है और बैलेंस शीट बनाते क्यों हैं और बनाने के लिए क्या रूल है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि रियल में बैलेंस शीट हम बनाते क्यों है और इसमें क्या क्या होता है। तो पहले मैं बता दूं सबसे पहले कि जो हमने पिछले क्लासेस में पीएल अकाउंट निकाला था। क्या निकाला था? पीएल अकाउंट। और पीएल अकाउंट से क्या निकला था? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, दोनों में से कोई एक ही ना? बोलो। अब होता क्या है कि जो पीएल अकाउंट से हमने नेट प्रॉफिट निकाला है या जो नेट लॉस निकाला है उसको हम लोग को लेके जाना होता है बैलेंस शीट में। कहां पे लेके जाना होता है जी? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में जाने के बाद से इसको हमको कैपिटल से एडजस्ट करना होता है। कैपिटल से क्या करना होता है जी? एडजस्ट करना होता है। मतलब यह बैलेंस जो है वो कैपिटल के साथ जुड़ेगा भी या कंडीशन आने के बाद घटेगा भी। आपको सर कैसे? अब मान लो बैलेंस शीट जब हम बना रहे हैं तो उस समय प्रेजेंट टाइम में जब निकालने के बाद हमको पता चल रहा है कि कैपिटल हमारा कितना था? 5 लाख रुपए था। समझे? और व्यापार में प्रॉफिट कितना कर लिया? 1 लाख रुपया कर लिया। समझे? अब आप बताओ ये कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। ये पैसा 1 लाख रुपया और क्या कर लेंगे हम लोग? ऐड कर लेते कैपिटल के साथ। और टोटल कितना हो जाता है वो? 6 लाख रुपया हो जाता है। ये रूल आपको लगाना होगा कब? बैलेंस शीट बनाते समय। अगर वही हमारा क्या हो? नेट लॉस हो। क्या हो? नेट लॉस हो। तो अगर मान लीजिए ये 2 लाख रुपए का नेट लॉस हो गया है तो आप बताओ बनाओगे तो क्या करोगे? 5 - 2। तो कैपिटल कितना हो जाएगा? अब इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो यह तो रूल आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ साथ भी और रूल है। बस मैं यह क्यों बताया हूं क्योंकि ध्यान देना यह पैसा वहीं पे नहीं रोकते हैं। वह पैसा बैलेंस शीट में भी फॉरवर्ड करते हैं। और बैलेंस शीट में फॉरवर्ड करने के बाद से वो पैसा इधर उधर नहीं जाता है। वो हमारे कैपिटल के साथ ही एडजस्ट होता है। अगर ठीक है प्रॉफिट हुआ तो प्लस हो जाएगा, अगर लॉस हुआ तो माइनस हो जाएगा। किसके साथ? कैपिटल के साथ। क्लियर इतना? चलिए अब हम लोग समझते हैं रियल में बैलेंस शीट बनाते क्यों है, क्या इसका रूल है और बनाने के बाद हमको फायदा क्या है। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं बता दूं आपको पिछले क्लासेस में ही पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था पिछले क्लासेस में? याद होगा मैंने बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल क्या? एसेट्स प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमने बताया था कैपिटल इक्वल एसेट माइनस लायबिलिटीज। मतलब जितना हमारा एसेट्स होगा, हमारा संपत्ति होगा, उतना लायबिलिटीज और कैपिटल मिला के होगा। समझे? तभी तो हमारा व्यापार हेल्दी माना जाएगा जी। जैसे सपोज मान लो हमारे यहाँ संपत्ति कितने का है? 10 लाख रुपए का पड़ा हुआ है और उस व्यापार में कर्ज कितने का है? 2 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। तभी तो पता चलेगा पूंजी मेरा कितने का है? 8 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। समझे? अगर वही हमारा एसेट्स क्या होगा? मान लो हमें 5 लाख है और कर्ज हमारा 6 लाख रुपया है। बताओ वही क्या हो जाएगा? 1 लाख माइनस में चला जाएगा हमारे कैपिटल। तो बिजनेस अनहेल्दी माना जाएगा। मतलब इस रूल से ये पता चलता है कि देखो जो एसेट्स का बैलेंस होता है वह कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होता है। ठीक है। और बराबर होना ही चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी? अब बराबर कब होगा नहीं होगा?
तो जाहिर सी बात है एसेट्स का अगर बैलेंस कम होता है तो वहां पे दिक्कत होगी, यह लाइबिलिटीज बढ़ जाएगा, और जब लाइबिलिटीज बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा, व्यापार अनहेल्दी माना जाएगा और व्यापार की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, और कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में जाने लगे। तो ये फार्मूला हमको लगाना होता है और इसी के सबसे कैलकुलेशन करने होते हैं। अब कैलकुलेशन करेंगे कैसे, तो ध्यान देना, यह कैलकुलेशन हमारा दूसरे जगह से नहीं होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, वह कहां से होगा, वह होगा हमारे ट्रायल बैलेंस से। जो ट्रायल बैलेंस में हमारे क्वेश्चन मिलेंगे, समझे, उसी ट्रायल बैलेंस हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। अब बैलेंस शीट बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, मतलब अपने व्यापार में पता कर लूं कि एसेट्स कितने का है, कर्ज कितने का है, और आगे से का कैपिटल क्या होगा, क्योंकि ये तीनों पैसा क्या होता है, हर साल फॉरवर्ड होता है। ये तीनों पैसा हर साल क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। लेकिन अभी तक जितना हमने क्वेश्चन किया है, जैसे मान लो ट्रेडिंग बनाया, ठीक है, पीएल बनाया, तो ट्रेडिंग में परचेज सेल से रिलेटेड रिकॉर्ड रखा था, ठीक है, पीएल में इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड रखा था। तो बोला जाता है कि ये सब टेम्पोररी अकाउंट है, मतलब उसी साल उसको एडजस्ट करके उसी साल क्लोज कर दिया जाता है, उसको अगले साल फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। हाँ, वो पैसा फॉरवर्ड करेंगे जो बकाया है, या हमको लेना है या देना है। तो जब लेना है तो संपत्ति में क्रिएट हो जाता है, और जब देना हो तो लायबिलिटी में क्रिएट हो जाता है, इसीलिए उसको इनकम और एक्सपेंस नहीं मानते हैं। मतलब एक्सपेंस व्यापार में जितना किए हैं उसी साल क्लोज कर देते हैं, अगले साल फॉरवर्ड नहीं करते हैं। इनकम जितना किए हैं, ठीक है, उसी साल क्लोज करते हैं, अगले साल फॉरवर्ड नहीं करते हैं। यह नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट में डिस्काउंट रिसीव इतने का हुआ है, कमीशन इतने का हुआ है, रेंट पैड हमने इतने का किया है, नहीं। एक्सपेंस और ठीक है, इनकम से रिलेटेड सारे खाते हम किसमें क्लोज कर दिए, पीएल में, और अगले साल फॉरवर्ड नहीं होता है। हाँ, वो पैसा जाएगा जो हमारा कर्ज है, मतलब जैसे मान लो हम आपको सैलरी देना था, ठीक है, और मार्च में सैलरी नहीं दिया, तो अगले साल दिखाएंगे ना, तो कर्ज नहीं होगा, वो एक्सपेंस नहीं होगा, वो तो कर्ज हो जाएगा, लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे लाइबिलिटी नाम देते हैं, ना कि हम लोग कहते हैं एक्सपेंस किया। इसीलिए तीन ही चीज हर साल जाता है, फॉरवर्ड होता है, कि कितने का संपत्ति है और कितने का कर्ज है, और माइनस करके पता चल जाता है इतने का कैपिटल है इस साल का स्टार्टिंग। अरे आज मान लो 5 लाख कैपिटल दिखा रहा है 31 मार्च को, तो कल कल कितना दिखाएगा, 5 ही लाख दिखाएगा ना। हाँ, कल और पैसा लगा के और कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। आज 5 लाख रुपए हमारा कैपिटल दिख रहा है, पूंजी दिख रहा है, तो कल 1 तारीख को सुबह 5 लाख ही दिखेगा, लेकिन हमने और कहीं से पैसा मंगवा लिया और 10 लाख और लगा दिया, तो बताएंगे कि जो क्लोजिंग था वो ओपनिंग में कितना आया, 5, और इस साल का ओपनिंग कितना था, जो भी लगाया गया है, तो टोटल हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। पैसा फिर से कैपिटल में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसा मतलब व्यापार का कंसेप्ट नहीं है कि आपका 5 लाख का संपत्ति तो अगले साल फिर से 5 ही लाख रखो, कहीं से पैसा मिल गया, कोई दे दिया, और हम पूंजी लगा सकते हैं, 5 लाख का 15 लाख कर सकते हैं, 50 लाख कर सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं, व्यापार को और बढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये हर साल फॉरवर्ड होता है, और यही बैलेंस शीट में देखना होता है, और यही हमको ट्रायल बैलेंस में छांटना होता है कि एसेट कौन सा है, लायबिलिटीज कौन सा है, और कैपिटल तो आपको पता ही चलेगा कि कैपिटल का बैलेंस इतना है, और इसे माइनस करना है या प्लस करना है, इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, उसके बाद बचेगा तो कैपिटल लिख देना है। ठीक है, तो जब बनाएंगे तो आज दूसरा कुछ नहीं रहेगा, आज 4 कॉलम रहेगा। इन 4 कॉलम में ना कहीं पार्टिकुलर मिलेगा आपको, ना डेबिट क्रेडिट मिलेगा, बस मिलेगा एसेट्स और लाइबिलिटी, एसेट्स और लाइबिलिटी, 2 कॉलम ही बनाते हैं। ठीक है, मेन हेडिंग का, एक लाइबिलिटीज का और दूसरा एसेट्स का। लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी लिखते हैं और एसेट साइड एसेट लिखते हैं। हाँ, अब क्या होता है इससे, तो बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हमारी स्थिति का ज्ञान नहीं होगा मेरे व्यापार का, कि मेरा व्यापार कितने कर्ज में डूबा हुआ है या कितना संपत्ति है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब हमको पता ही नहीं है कि कितने के कर्ज में हूँ और कितना मेरे पास संपत्ति पड़ा हुआ है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कितने का हमारा अगले साल का कैपिटल होगा, समझे। वो आइडेंटिफाई किससे होता है, हमारे बैलेंस शीट से होता है। तो चलिए उसी बैलेंस शीट को सीखते हैं, समझते हैं। हाँ, इससे क्या क्या पता कर सकते हैं, और बताइए, इससे हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं। बैलेंस शीट बनाने का मेन मुद्दा होता है कि व्यापार का संपत्ति चेक करो, दूसरा व्यापार का लायबिलिटी पता करो,
और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वह पता करो। यह सब इसी से पता चलता है, किससे? हमारे बैलेंस शीट से। तो चलिए चेक करते, बनाते, इस्तेमाल करते। तो देखिए बैलेंस शीट के बारे में बताया क्या यार, इसको भी पढ़ लेते हम लोग। देखो बताया जा रहा है, शांत रहिए, सुन लीजिए। कहा जा रहा है द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट दैट समराइज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। मतलब बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें क्या किया जाता है, समरी दिखाया जाता है। किसका? एसेट्स और लायबिलिटीज का। अब वो एसेट्स लायबिलिटीज किसका होना चाहिए? ओनर का नहीं, उस बिजनेस से रिलेटेड का होना चाहिए। उस बिजनेस का कितना कर्ज है और उस बिजनेस में कितना क्या संपत्ति पड़ा हुआ है। फिर से देखिए बताया जा रहा है कि द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इज द नेक्स्ट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। अगर एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा होता है, ठीक है, तभी व्यापार को हम लोग अगले साल चला सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं। अगर कम हो तो चला पाएंगे। जैसे मान लो कर्ज मेरे पास है 10 लाख और संपत्ति है 5 लाख, अगर सब कर्जदार आ जाए तो मेरे पास सब दे देंगे तो भी 5 लाख का माइनस में जाएंगे, तो व्यापार को चला पाएंगे क्या? अगले साल सोच पाएंगे नहीं। ठीक है, फिर से बता रहा है द बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन द एसेसिंग। क्या क्या देता है हमको इससे? तो देखो पहला पता चल रहा है कि इससे पता चलता है कि एक कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। मतलब बैलेंस शीट से ही पता चलता है कि हमारी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, क्षमता क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। अगर यह ना निकाले तो पता ही नहीं कर पाएंगे व्यापार में क्या हमने किया है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड देखो बताया जा रहा है एक कंपनी एफिशिएंस डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मतलब इसी के सारे कैपिटल मैनेजमेंट किया जाता है, पता किया जाता है किस साल का कैपिटल क्या है, अगले साल का कैपिटल क्या होगा, फिर से अगले साल का कैपिटल क्या होगा। किससे पता चलता है? या बैलेंस शीट से पता चलता है। फिर से बताया जा रहा है एक कंपनी एसेट पोर्टफोलियो। ठीक है, और जितने हमारे व्यापार के एसेट्स होते हैं वो भी किससे पता चलता है? वो हमारे बैलेंस शीट से ही निकलता है, पोर्टफोलियो से ही निकलता है। फिर से देखो नीचे बताया जा रहा है कि ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज वंस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रिपेयर। मतलब व्यापार के जितने इनकम होते हैं और जितने एक्सपेंसेस है क्या होता है, वह पीएल अकाउंट बनाते समय क्या किया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। फिर से देखो अगला पॉइंट लिखा गया है एक्सपेंसेस अकाउंट विल नॉट हैव द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट वर्थ अकाउंटिंग पीरियड। तो जो भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं वो अगले साल दिखाना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इनकम हमारा किसमें चेंज हो जाता है, एसेट्स में, और वही एक्सपेंस किसमें चेंज हो जाता है, लाइबिलिटीज में। कौन सा? जो हमने लिया या दिया नहीं है। इसीलिए वहां पे एक्सपेंस ना दिखाते हैं ना इनकम दिखाते हैं, किसमें? बैलेंस शीट में। वो तो जाहिर सी बात अगले साल फॉरवर्ड भी हम नहीं करना। समझ रहे बात है आपको? बोलिए। तो चलिए आप लोग देखते हैं ये कैसे बनता है। ठीक, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो यही देखो डिटेल बाई डिटेल बताया जा रहा है, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट। ये सब हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अब एसेट्स, करंट एसेट्स क्या होता है, लिक्विड एसेट्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वह यहाँ पे टांजीबल इंटांजीबल सारे ऑप्शन दिए गए। देखो यही बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, दिख रहा है आपको? क्योंकि वहां पे पढ़ पढ़ के पढ़ेंगे तो उतना बेटर तरीके से नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे और भी अच्छे समझ में आएगा। तो ध्यान देना, बैलेंस शीट बनाने का रूल क्या है? आप बनाओगे तो लिखोगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, क्योंकि ये भी हमेशा कब बनता है, फाइनेंशियल के लास्ट में। और यहाँ पे कॉलम बनाएंगे लाइबिलिटी, अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट। समझे? क्लियर है इतना? मतलब कॉलम बनाएंगे 6, 4 से भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जानते हो आगे चल के थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से गलत हो जाता है। गलत क्या होता है, मतलब ये नहीं क्वेश्चन गलत होता है, सोल्यूशन हमारा गलत होता है। लेकिन कोई कहता नहीं कैपिटल कितना था तो अलग छांट के दिखाओ, तो वहां माइनस प्लस करना पड़ता है। इसलिए 4 कॉलम बना लेंगे तो अच्छे से निकाल पाएंगे तो क्या क्या हमने एडजस्ट किया है। ठीक है, फिक्स एसेट्स कितना है, करेंट एसेट्स कितने हैं, इसलिए 6 कॉलम बनाते तो अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन 4 से काम चल जाएगा बेटर तरीके से। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो आप बताओ ये हेडिंग बना लोगे ना, लाइबिलिटी, अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। चलो देखते हैं इसको।
तो बताया जा रहा है कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो वहां पे क्या दिया रहेगा, कैपिटल। तो कैपिटल का जितना बैलेंस उसको लिख देंगे। क्या करेंगे, जितना बैलेंस लिख देंगे। चलो मान लो इस ट्रायल बैलेंस में दिया है जो कैपिटल वो दिया है 20 रुपया। कितने का दिया है, 20 रुपया लिख दिया आपने। अब ध्यान देना, लिखा गया लेस ड्राइंग। ध्यान देना, ड्राइंग क्या होता पढ़ाया था हमने जी, व्यापार के मालिक द्वारा जो निजी खर्च होता है उसको ड्राइंग में रिकॉर्ड किए थे। तो बोला जाता है, ध्यान दो, क्या हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया वहां पे ड्राइंग का जिक्र किया है क्या, बताओ। पीएल अकाउंट बनाते समय किया है क्या, तो जिक्र कहाँ पे करेंगे, तो बैलेंस शीट बनाते समय करेंगे। तो बैलेंस शीट में बनाते समय क्या करेंगे, तो पूंजी लगाया था कितना, 20 रुपया। और मान लो इन्होंने निकाल लिया था कितना, 5 रुपया। तो यहाँ पे माइनस करेंगे कितना, 5। कैपिटल से क्या करेंगे जी, किसको माइनस करेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और लिखा गया नेट लॉस, तो इसको भी माइनस करेंगे। मान लो यहाँ पे लॉस हुआ नहीं तो छोड़ देंगे, कोई तो एक ही होगा ना जी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे लॉस हुआ तो माइनस करते किससे, कैपिटल से। चलो ऐड नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो उसको प्लस करेंगे किसके साथ, कैपिटल के साथ। तो मान लो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था कितना, तो 10 रुपए का। कितने का हुआ था, 10 रुपए का। चलिए अगला है ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कोई जरूरी कि हम अपने व्यापार में केवल कैपिटल लगाएंगे, अगर किसी व्यापार में हम लगा देते तो वहां से हमको ये ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो भी क्या करना होता है, अपने व्यापार में जोड़ना पड़ता है। हाँ वो पैसा व्यापार से ही हमने लगाया था, मतलब अपने जेब से नहीं लगाया था, व्यापार से निकाल के लगा दिया था कुछ, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में जोड़ना पड़ेगा। कितना हुआ, तो कुछ जरूरी नहीं कि सारे व्यापारी लगाते हैं, कुछ लोग लगाएंगे कुछ लोग नहीं लगाएंगे, बड़े बड़े व्यापारी ज्यादा लगाते हैं। इसीलिए मान लो इसका है 2 रुपया ले लो सपोज, तो आप बताओ क्या करना पड़ेगा आपको, जोड़ना पड़ेगा। कैपिटल कितना, 20, बोलो। नेट प्रॉफिट कितना, 10, कितना हो गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, और कितना माइनस करना है, कितना होगा। तो ये लिख देंगे कैपिटल कितना, 27। समाया। तो ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये रूल जिसको भूल जाएगा समझ, अब बैलेंस शीट का सही नहीं आएगा। तो रूल याद रहेगा, कैपिटल से क्या क्या माइनस करते हैं, और नेट लॉस क्या क्या जोड़ते हैं जी। तो अगर इतना आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए उसके बाद से यहाँ पे दिया है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो जितने आपके व्यापार, मतलब व्यापार में ऐसा लाइबिलिटीज, ऐसा कर्ज है जो आप लंबे समय के लिए लिए हो और देना है। जैसे मान लो हमने बैंक से लोन ले लिया, एसबीआई से, तो ऐसा तो है नहीं उसी साल कहेगा पूरा दे दो, एक फिक्स टाइमिंग रहता है ना, 3 साल 4 साल 5 साल टाइमिंग देते हैं। आप लोग बीच में कुछ पैसा देते रहिए, एक बार जमा कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब वो सभी कर्ज, चलिए उसके बाद से करंट लाइबिलिटी दिया है। अब बताओ जितने करंट लाइबिलिटी, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस, जो उसी फाइनेंशियल में क्या दे, चुका दे, तो क्या लिखा गया है, इनकम रिसीव इन एडवांस। हमने इनकम किया नहीं है, अब पैसा पहले एडवांस ले लिया है, तो क्या होगा, हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, कर्ज होगा। इसीलिए उसको भी हम मेंशन करेंगे। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस का मतलब, जैसे मान लो हमने रेंट देना था हमको, हमने 1 महीना पूरा बेनिफिट लिया, लेकिन मालिक से बोला कि सर इस बार हमारा व्यापार चला नहीं, ठीक है, अप्रैल में नहीं मई में दूंगा, और मार्च वाला अप्रैल और दोनों मई में दूंगा। तो आप बताओ हमारा कर्ज हुआ कि नहीं हुआ,
लेकिन रियल में उन्हें खर्चा किया था ना, यह इसका बेनिफिट लिया था, ये वो पैसा नहीं दिया था, इसीलिए अगले साल इसको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस। कई लोग लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बकाया राशि जो हमको पे करना है। ये आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब होता है वो बकाया राशि जो हमको लेना है, ठीक है ना। लेकिन आउटस्टैंडिंग जब भी नाम आ गया समझ लो बकाया राशि है, तो जब एक्सपेंस आ गया समझना हमको देना है, और जब इनकम आ गया समझना हमको लेना है। समझे? चलिए, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर पता ही आपको, बोलो, नहीं पता है? अच्छा, सप्लायर को जो पैसा हमको देना है, जो उधार माल खरीदा है, भूल गया? वो भी क्या होगा, कर्ज होगा। आपको सर ये कैसा, वो तो उसी साल दे देना चाहिए। नहीं बाबू, अब मान लो मार्च हमने 2 लाख रुपए का सामान खरीदा, तो कोई जरूरी मार्च में दे देंगे? हम नहीं बोलेंगे अप्रैल में 10 तारीख को देंगे। तो फाइनेंशियल चेंज होगा कि नहीं होगा? तो पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, इसीलिए। उसके बाद से बिल्स पेबल, बताओ कोई। बिल्स पेबल, जिस बिल के अगेंस्ट हमको पैसा पे करना है, तो इसलिए वो भी हमारा क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा। उसके बाद से बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है, क्यों? हाँ, क्योंकि ओडी लोन अकाउंट है, ठीक है ना। जब भी हम खाता खुलवाएंगे और वहां पे लोन लेंगे तो यहाँ पे ओडी अकाउंट खुलता है, मतलब बताया जाता है लोन का अकाउंट है, हमेशा माइनस में चलेगा आपका खाता। ट्रांजेक्शन करते रहिए और जब पैसा हो तो जमा करते रहिए। तो बड़े बड़े व्यापारी खुलवाते हैं लोग। उसके बाद से क्या है, शॉर्ट टर्म लोन। अब बहुत सारी छोटे छोटे लोन हो सकते हैं, जो किसी पर्सन से ले सकते हैं, किसी कंपनी से ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे, फाइनेंस पे, और पैसा देते रहते हैं। क्लियर है आपको ना? आप उसके बाद से अब जितना कैपिटल आया है और जितना हमारा लायबिलिटी है, सारे बैलेंस को क्या कर लेंगे, आप जोड़ लेंगे, ठीक है ना। अब जोड़ने के बाद से क्या करेंगे फिर से, उसके बाद से आएंगे एसेट साइड। किस साइड? एसेट साइड। और एसेट साइड सभी बैलेंस को जोड़ेंगे। एसेट साइड क्या करेंगे, सभी बैलेंस को जोड़ेंगे। अब तो सर कैसे जोड़ेंगे, तो पहले तो समझिए एसेट में आता क्या क्या है। चलो, कितने लोग पता है गुडविल क्या होता है? गुडविल एसेट माना गया है, लेकिन बताइए कोई गुडविल क्या होता है? क्या होता है? ख्याति। ख्याति मतलब मांग। कोई बता जल्दी से, सुने हो आप लोग? चलिए ध्यान देना, गुडविल मतलब होता है आपका मार्केट में इमेज क्या है, ठीक है। हाँ, हाँ, मतलब गुडविल मतलब क्या है, एक प्रकार वो हिंदी, प्योर हिंदी बता रहा था। मतलब देखो, अगर कोई कहता है गुडविल, मतलब गुडविल मतलब ब्रांड, मतलब वो ब्रांड जिसके नाम से आपको जाना जाता है और जिस नाम से आप फेमस हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ऐसे इसलिए माना जाता है इसको। जैसे मैं इतने लोग बैठे हो आप लोग, और मैं बोल दूं पडरौना में, अदर कहीं नहीं, आप लोग पडरौना में जाओ और कोई बुक खरीदो, तो मैक्सिमम लोग कहाँ पे जाएंगे, लक्ष्मी बुक डिपो पे। क्यों? उसका ब्रांड हो चुका है, नाम ज्यादा है, और मैक्सिमम लड़के उसके बारे में जानते हैं। तो जिसको नहीं जाना है वो भी जाएंगे, बोलो, जाएंगे ना। अगर मान लो 3-4 पेट्रोल टंकी है और वहां पे रिलायंस भी है, इंडियन भी है, एचपी है, तेल भराओगे कहाँ पे, रिलायंस पे। रीजन क्या है, देखिए उसका ब्रांड है और उसमें थोड़ा सा विश्वास ज्यादा है, भरोसा ज्यादा है, ठीक है। मतलब इतना समझो, गुडविल मतलब होता है कि आपका उस मार्केट में आपका इमेज क्या है, उस देश में, उस कंट्री में आपका इमेज क्या है, या देश विदेश में आपका इमेज क्या है। उस इमेज के हिसाब से लोग आपको पसंद करते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे सर्विस लेते हैं, और इसीलिए उसको भी क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है। क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है। हाँ, इसे हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। ध्यान देना। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, उसके बाद से देखिए क्या है जी। हाँ,
वो वैल्यू हिसाब से कंपनी अपना समझ लेता है क्या है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, जैसे आप आए मेरे यहाँ पढ़ने, ठीक है, तो आप मेरे यहाँ पढ़ने आए तो अकेले में आपको पढ़ा रहा था, इतना अच्छा पढ़ा दिया, अगले दिन दो चार टूर जाने वाले थे रूमा में, तुम दौड़े दौड़ लेके चले हमारे यहाँ, तो जब 1500 जमा हो रहा था, अब 4 लोग पढ़े तो कितना जमा होगा? 6000 रुपये जमा होगा, समझे? एक अनुमान लगा के गुडविल माना जाता है, इतनी का हमारा एसेट, बड़ी बड़ी कंपनी ज्यादा मेंशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है पेटेंट। नाम सुने होंगे आप लोग, बोलिए कोई बताए? हाँ, कोई बताए? इतने सुने होंगे आप लोग बहुत ज्यादा, सुने तो बताइए। अंग्रेजी में नहीं सुने हैं? अच्छा, अभी कहेंगे, देखो पेटेंट पूछ रहे तो नहीं बता रहे हो, अभी मैं पूछा इन्वेंटर, अब कहोगे ये अंग्रेजी है ना, तो बताओ क्या होता है? इन्वेंटर पैसा लगाता है, अच्छा इन्वेस्टमेंट वाला की बात कर रहे हो। चलिए ध्यान देना, पेटेंट मतलब होता है कि एक प्रकार का उसमें हमारा खुद का अधिकार है, और कुछ ऐसा दुनिया में जो पहले नहीं था, हमने इन्वेंट किया है, हमने बनाया है, उसे बोलते हैं कि ये इसके इन्वेंटर है, और उनके नाम से पेटेंट हो जाता है, उसके नाम से अधिकार दे दिया जाता है, उस अधिकार को दूसरा कोई नहीं छीन सकता है। जब भी आपके अधिकार को, मतलब उस नाम को, ठीक है, उस गुड्स को, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को दूसरा कोई इस्तेमाल करेगा, हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, और जब हम परमिशन देंगे तो हम उसके लिए चार्ज देंगे, और इसलिए पेटेंट्स को भी क्या बोला जाता है? हमारे व्यापार के लिए एसेट्स। मतलब एसेट्स, पेटेंट्स का मतलब है कि कुछ ऐसा जो पहले नहीं था, और हमने इस देश में, इस, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हमने ला दिया, लॉन्च कर दिया, तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि आपके नाम से पेटेंट्स हो जाएगा, आपका खुद का अधिकार हो जाएगा, उस अधिकार को दूसरा कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, आप देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन उसके लिए ऐसा तो है नहीं इतना मेहनत करके 10 साल 15 साल मेहनत करके और आपको फ्री में दे देंगे, उसका पैसा लेंगे। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है, उनके नाम से पेटेंट हो जाता है। देखिए, अगर दूसरा कोई इस्तेमाल करता है तो उस प्रोडक्ट का क्या करता है? चार्ज लेता है, और चार्ज लेने के बाद अपना वो नाम देता है जो दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, समझे? जैसे मान लो क्यूआर कोड है, तो क्यूआर कोड पहले नहीं था ना जी, इसने किसी बनाया है ना, और जो बनाया तो क्या उस कंपनी के नाम से पेटेंट हो गया, खुद का अधिकार हो गया वो। अब बहुत सारे लोग आ गए, और हर जगह क्यूआर कोड इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमेशा नाम किसका आएगा? उसी कंपनी का आएगा जिसने इन्वेंट किया, बनाया, तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा मिलता रहेगा, और वो चाहेगा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ध्यान देना, इसलिए इसको भी क्या माना जाता है? एसेट्स। जैसे आप लोग नाम सुने हो ना, बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। तो आप बताओ, बल्ब पहले जो जलता था वही बल्ब चल रहा है क्या? मार्केट में हजारों बल्ब आ चुके हैं, अलग अलग तरीके से आ चुके हैं, बहुत अच्छा भी दिखता है, लेकिन कभी भी नाम आता तो किसका आता है? जी, लाया था इस संसार में किसने? उन्होंने ही लाया था। हाँ, बल्ब भी होता है, इसे उजाला करता है, समझे? तो इसलिए नाम हमेशा उसके नाम से अधिकार है, अभी भी उसके नाम से ही पेटेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, और उस कंपनी में, ठीक है, अगर मैंने कुछ बनाया तो कंपनी वाला कहता कोई बात नहीं, आपको लाइव और वो सर्विस में आपको दूंगा, कुछ बेनिफिट दूंगा, लेकिन वो आपके नाम से पेटेंट नहीं करवाऊंगा, मैं अपने नाम से करवाऊंगा। तो कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, वो कंपनी से अलग हो जाते हैं, वकील को पकड़ते अपने नाम से पेटेंट करवाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, इस कंपनी में लंबे समय तक दौड़ना है, चलना है, तो कंपनी को अधिकार दे देते हैं, और कंपनी एग्रीमेंट के तौर पर आपको कुछ अधिकार दे देता है, जिसका बेनिफिट हम लोग लाइव भर इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्यूआर कोड है ना, ठीक है, एक लेडी जी बनाई है, और समझ जाओ एक कंपनी की, ठीक है, लेकिन वो अपने नाम से पेटेंट नहीं करवाई है, ये उस कंपनी के नाम से हुआ, लेकिन उस कंपनी का उसके पीछे एग्रीमेंट हुआ होगा, कि उसी में काम कर रही थी, वो रिसर्च सेंटर ही था, अब सर्च करते करते क्यूआर कोड ही बना दी, ठीक है। तो उसके बाद से तो जाहिर सी बात है, जिस कंपनी में काम कर रही है इतने दिन से, ठीक है, तो कंपनी वाले कुछ ना कुछ होगा डिमांड, ठीक है, तो उसके लिए बेटर तरीका था उनके लिए, तो इसलिए अपने नाम से पेटेंट नहीं करवाई, उस कंपनी के नाम से करवाई। ऐसा बहुत सारी कंपनियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्या है? कॉपीराइट। तो देखो, पेटेंट्स और कॉपीराइट में बहुत फर्क है। मतलब कॉपीराइट का भी मतलब होता है अधिकार, हमारा उस पर अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दुनिया में पहले नहीं था। मतलब जैसे मान लो, पहले ऐसा तो है नहीं कि हमारे संस्था द्वारा इसे और बनाया गया है,
टैली बहुत पहले से बना है, टैली बहुत पहले से लोग पढ़ाते हैं, बुक बहुत सारे हैं, लेकिन हमने ही मान लो नोट्स बनाया है, ठीक है, लेकिन मैंने अलग अलग सर्च करके अपना दिमाग लगा हुआ के सोच समझ के हम अपने हिसाब से अपना नोट्स बनाया है। तो जो मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ, और ऐसा नहीं वर्ड फाले नहीं था, हमने लॉन्च किया है, हमने बनाया है, लेकिन हम समझ समझ के उसको अच्छे से बनाया है। तो जो हमने नोट्स बनाया है या हमने जो वीडियो बनाया है, जो हमने क्लिप बनाया है, उस पर हमारा खुद का अधिकार होता है। बोले ऐसा नहीं वो क्लिप पहले नहीं था, हाँ, लेकिन मैंने अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में उस क्लिप को बनाया। तो गवर्नमेंट कहता कोई बात नहीं, वो पहले से था और फिर से अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, ठीक, अपने स्टाइल में उसको ढाला और आपने बनाया, तो आपके नाम से कॉपीराइट, ठीक है। और अधिकार मैं आपको देता हूँ कि अगर आपका यह वीडियो या आपका यह नोट या आपका ये बुक अगर दूसरा कोई इस्तेमाल करता, अगर आपको पता चल गया, तो आप कंप्लेन करना, वो जेल भी जा सकता है और कॉपीराइट क्लेम किया जा सकता है कि सर मुझ पे यह अधिकार है मेरा इस बुक पे, ठीक है, मैंने बनाया है, सोच समझ के बनाया है, ठीक है, जिसे बोलते हो। क्लियर है ना? दोनों फर्क है। क्या है फर्क? अरे पहले था ही नहीं, उसको लाया वो पेटेंट से। हाँ, हम बना रहे हैं अपने हिसाब से सर्च उर्च करके, ठीक है, और पहले ऐसे वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, फिर हमने अपने लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में उसको पढ़ाया समझाया, तो मेरा अधिकार हो जाएगा, दूसरा कोई इस्तेमाल करेगा, ठीक है, लेकिन हमारे बिना परमिशन का नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मान लो परमिशन दे दी, हम क्लेम करेंगे नहीं, अरे क्लेम करेंगे नहीं तो कौन आएगा नहीं पकड़ने? अरे हमने बनाया, जो हमको अच्छा नहीं लगेगा तब मैं पकड़वाऊंगा। अब मान लो मैं बना के दे दिया और दूसरा कोई उसका दुश्मन है और दूसरा कोई इस्तेमाल कर रहा है, हमारे आपके भी चल रहा है, उसको नहीं चल रहा है, तो कितना हम कंप्लेन करेंगे, गवर्नमेंट सुनने वाला नहीं। हम बनाए हैं, अब कोई इस्तेमाल करे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट उसका ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, लेकिन हमने बनाया और मेरे बिना परमिशन को इस्तेमाल किया, तो हम कंप्लेन कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर, समझे? चलिए, इसे बोलते हैं हमारा कॉपीराइट। नेक्स्ट अगला, ऐसे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट बोलते हैं। उसके उसके बाद से जितने वर्ड हमको समझाना नहीं है, क्योंकि 3 वर्ड नया था इसीलिए समझाया। आप बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग जानते ही हो, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, लॉस्ट टूल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे करेंट एसेट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब जितने हमारे एसेट्स हैं सबको इस साइड ला के जोड़ देंगे और इस बैलेंस को जोड़ेंगे, और इस बैलेंस को जोड़ेंगे, दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ नाम आएंगे, जैसे यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग इनकम, तो मैंने अभी पढ़ाया है। आउटस्टैंडिंग मतलब, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया राशि, जब एक्सपेंस होगा तो हमको देना है, और जब इनकम होता है हमको लेना है, तो लेना है फ्यूचर में तो एसेट्स होगा, अब देना है फ्यूचर में हमको लायबिलिटी है। वही बहुत सारे व्यापार में टूल्स होते हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल कर हम लोग व्यापार को चलाते हैं, ठीक है। बहुत सारी मशीनरी उसके हम लोग टूल्स रखे हैं, उसको बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए जी। लो, अब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सपना देखता कभी कभी, जैसे मान लो हमारा यही है टीसी, अब इसके लिए मान लो, अब ऐसा तो नहीं जब तो खराब हो गया तुरंत बेच देंगे, नहीं, इसके लिए बहुत सारे टूल्स हमने रखे हैं, जब जरूरत पड़ता है उसको बना लेंगे। मशीनरी उतनी बहुत सारे पड़े हुए हैं, मुझे आता है तो, अरे तो वही दूसरे से ला के बनवाएंगे, तो बहुत सारे टूल्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो वो भी हमारे व्यापार के लिए एसेट से माने जाते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है, या बेचेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ना हमको, बोलो। चलिए, उसके बाद से है प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी पढ़ाया हूं मैं। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब खर्चा किया नहीं है, पैसा पहले ही दे दिया, और इसीलिए हमारे व्यापार के लिए क्या होता है? एसेट हो गया, समझे? जैसे आप लोग रिचार्ज कराते हो तो प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब पैसा पहले 249 रुपए या 99 रुपए या 300 रुपए रिचार्ज भरा देते हो, और तब धीरे 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 इस्तेमाल करते हो। एक पोस्ट पेड होता है, पूरा बतिया लो तब पैसा, समझे? ध्यान देना, कहते हैं उसके बाद से, अच्छा कोई अच्छा है, जानते हो आदत पड़ जाएगा, एक बार जब 5 से 1 हजार आएगा ना तो कहोगे कहाँ से दे, ठीक है, तो उतना अच्छा नहीं रहता है। जैसे मान लो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो गया, जब डेबिट कार्ड रहेगा जितना पैसा रहेगा उतना ही इस्तेमाल करोगे, वही हाथ में क्रेडिट कार्ड हो जाएगा तो कपड़ा दिखेगा 10 हजार का, और सोच रहे नहीं उससे अच्छा 12 हजार वाला, भले ही जेब में 10 हजार का, नहीं 12 हजार वाला खरीदेगा, क्या दिक्कत है, क्रेडिट कार्ड लगा दो, कोई भी कर्ज बढ़ जाएगा, लेकिन तो मन नहीं बढ़ाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से अगला क्लोजिंग स्टॉक, ये पैसा कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग बचा था, वो लेके आएंगे कहाँ पे? एसेट पे,
क्योंकि लास्ट में जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, संपत्ति होता है, एसेट होता है। उसके बाद से बिल्स रिसेबल, जिस बिल के अगेंस्ट हमको पैसा पाना है और जाहिर से जो पैसा मिला नहीं है पाना है तो हमारे व्यापार के लिए एसेट होता है, इसीलिए इसको भी यहाँ पे रखेंगे। क्या एसेट? बैंक। बैंक में जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है वो भी एसेट है। कैश इन हैंड, जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है मेरे काउंटर में, ठीक है, तो वो हमारा क्या है जी, वो भी एसेट है। अब दोनों के बैलेंस को जोड़ेंगे तो जो कैपिटल और एसेट से मिलाएंगे ना, और जो अपना कैपिटल लायबिलिटी मिलाएंगे और एसेट मिलाएंगे तो दोनों का बैलेंस क्या होगा, बराबर ही आएगा। अब को सर बराबर ना आए तब तो कहीं ना कहीं आपने गलती किया होगा, या बराबर कभी कभी इस कंडीशन में नहीं आता है कि कर्ज हमारा खूब बढ़ गया और लायबिलिटी हमारा नहीं, कर्ज हमारा मान लो खूब बढ़ गया और एसेट हमारा खूब घट गया तो हमें बैलेंस मैच करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारा हमारा बैलेंस माइनस में जाने लगेगा। ठीक है, तो एसेट तो कितना होगा, संपत्ति, वो दोनों के बराबर होगा, कैपिटल और लायबिलिटी का। तो लायबिलिटी छांट भी देंगे और एसेट से एडजस्ट भी कर लेंगे तो जितना पैसा बचा रहेगा वो हमारे अगले साल के फिर से कैपिटल हो जाएगा और उसी कैपिटल से फिर से अगले साल व्यापार को हम लोग चलाएंगे और उसी कैपिटल से फिर से एसेट हमारा इंक्रीज होता है। समझे? और हर साल ये फॉरवर्ड होता है। अब कैसे बनता है वह हमारे पास देखो क्वेश्चन दिया है दो, मैं आपको कल एक क्वेश्चन बनाऊंगा और दिखाऊंगा और एक आप खुद करोगे, सब कंप्लीट समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन दिया है।